हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आपकी सब्जेक्ट भूगोल को लेकर। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, उसका अध्ययन किन्हीं ना किन्हीं उपागमों के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि भौतिक विज्ञान ले लो, आप रसायन विज्ञान ले लो, हिंदी ले लो, भूगोल ले लो। ठीक है ना। तो कोई भी विषय हो उसका अध्ययन किन्हीं उपागमों के आधार पर किया जाता है। ऐसे ही भूगोल का अध्ययन भी निम्न दो उपागमों के आधार पर किया जाता है। वो उपागम कौन कौन से हैं? क्रमबद्ध उपागम और क्षेत्रीय उपागम। इन दोनों उपागमों के बारे में मैं आपको प्री जानकारी पहले ही पहली वाली कक्षा में दे चुका हूँ कि क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं और क्षेत्रीय उपागम किसे कहते हैं। क्रमबद्ध उपागम किसने दिया और क्षेत्रीय उपागम किसने दिया। ठीक है, तो क्रमबद्ध उपागम आपके दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने और क्षेत्रीय उपागम आपके दिया था कार्ल रिटर ने। दोनों भूगोलवेत्ता कहाँ से संबंध रखते हैं? जर्मनी से। जर्मनी किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप में। ठीक है ना। तो इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की शाखाओं को इन दो उपागमों के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर और क्षेत्रीय उपागम के आधार पर। अब क्रमबद्ध उपागम के आधार पर आप देखिए कि भौतिक भूगोल, सिद्धांत या दर्शन भूगोल या दर्शन शास्त्र, इसको हम कह सकते हैं मेथड एंड टेक्निक्स, या फिर मैं कह दूं विधि और तकनीकी भूगोल और मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरी तरफ पर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय उपागम के आधार पर भी इसको चार भागों में बांटा गया है: प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। ठीक है ना। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। देखिए, पहला प्रकार है सब डिवीजन भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूगोल की किन किन शाखाओं को शामिल किया जाता है? वो हैं भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जल विज्ञान, ओशियनोग्राफी, इसको हम दूसरी प्रकार कह सकते हैं कि महासागरीय भूगोल। ये क्या आपका मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी। अब देखिए, पिछली कक्षा में जब मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया था कि भूगोल एक एकीकृत या समन्वित या संकलनात्मक या समाकलनात्मक विषय के रूप में, तो उसमें मैंने डायग्राम बनाया था। तो उसमें विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से भूगोल की इन शाखाओं का संबंध बताया था। तो वहाँ पर मैंने इनके बारे में काफ़ी सब विषय हैं, उनके बारे में मैंने आपको वहाँ भी बता दिया था। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं और यहाँ पर भी आपको बता के चलता हूँ कि भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ये हम धरातल पर या पृथ्वी पर हम अपनी आँखों से जिन भी स्थल रूपों को या भौगोलिक प्रतिरूपों को देखते हैं, चाहे आप उनमें किसी ज्वालामुखी को ले लो, ठीक है, भूकंप के द्वारा जो भी निर्मित होती हैं अवसंरचनाएं, उनको ले लो। जैसे कि कोई झील है, ठीक है, कोई क्रेटर है और ज्वालामुखी शंकु मान लो, ठीक है, कोई लावा पठार है, पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, पठार और आपके मैदान हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं। ठीक है, तो उन सब का अध्ययन किसके अंतर किया जाता है? भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर इन अवसंरचनाओं के निर्माण में किन्हीं दो प्रकार के बलों का योगदान रहता है। वो दो प्रकार के बल कौन कौन से हैं? एक होते हैं अंतर्जात बल और एक होते हैं बहिर्जात बल। ठीक है, तो अंतर्जात बल क्या काम करते हैं और बहिर्जात बल क्या काम करते हैं? अंतर्जात बलों के द्वारा जितने भी हमारी पृथ्वी पर या धरातल पर, जो धरातल से ऊपर या नीचे जो भी प्रतिरूप हमें दिखाई देते हैं, दिखाई देने वाले प्रतिरूपों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? अंतर्जात बलों के द्वारा। इंट्रोजेनेटिक
फोर्स। ओके, अब जैसे कि अंतर्जात बल के रूप में मैं आपसे बताऊं कि जैसे कि भूकंप है, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना है, तो ये अंतर्जात बलों के उदाहरण हैं। इनसे आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है, ठीक है, क्रेटर्स का निर्माण होता है, आपके जो ज्वालामुखी शंकु हैं उनका निर्माण होता है, भूकंप से आपके सुनामी आती है और भूकंप से आपके काल्डेराओं का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े तालाब के रूप में या मैं कह दूं गड्ढे के रूप में आकृतियां बन जाती हैं, ठीक है, उनको हम क्रेटर कहते हैं। क्रेटर झील का एक उदाहरण है आपके महाराष्ट्र में लोनार झील है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा निर्मित झील है? ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है, सॉरी भूकंप के द्वारा, ठीक है ना। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है भूआकृति विज्ञान में। दूसरा मैं बता रहा था आपको बहिर्जात बल, इसको कहते हैं एक्स्ट्रोजेनेटिक फोर्स। अब एक्स्ट्रोजेनेटिक फोर्स क्या काम करते हैं? अब अंतर्जात बल के द्वारा जितने भी प्रतिरूपों का निर्माण होता है उन सब को अपर्दन करते हैं या फिर सबकी जो है घिस घिस कर ये पृथ्वी के समतल स्थापक के रूप में काम करते हैं। इनको हम कहते हैं बहिर्जात बल। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं अरावली पर्वत का। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत का उद्भव हुआ था, या प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वत अस्तित्व में आई। तब से लेकर अब वर्तमान तक जो समय विभिन्न प्रकार की जलवायु में बदली हैं, ठीक है ना, तो उनके आधार पर कई प्रकार के अपने भौगोलिक प्रक्रम हैं जिनमें आप वर्षा ले सकते हैं और बहता हुआ जल ले सकते हैं, पवन ले सकते हैं। इनके द्वारा उसका अपर्दन, अरावली का अपर्दन होकर के आज अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में रह गई है, ठीक है। जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हो हिमालय पर्वत हैं जो कि नवीन पर्वतों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे कालानुक्रम में इनका भी अपर्दन होकर ये भी कहीं ना कहीं अपने आकार में थोड़ा बहुत अंतर ले आएंगे, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है भूआकृति विज्ञान में। दूसरी बात करते हैं जो जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जलवायु विज्ञान में हमारे मौसम हैं, मौसम प्रणाली है, विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं, वायुमंडल का संगठन है, संरचना है, विभिन्न प्रकार की वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इन सब का अध्ययन, और आपके चक्रवात हैं, पृथ्वी चक्रवात हैं, वायु राशियाँ हैं, एयर मास है, उन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? जलवायु विज्ञान में, ठीक है। आगे आपका महासागरीय विज्ञान। महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार ज्वार भाटा है, ठीक है ना, आपके लवणता है, सैलिनिटी उसको कहते हैं। आपके समुद्र इलाके में या फिर महासागर में जितने भी खनिज पाई जाते हैं उन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? महासागरीय विज्ञान में, ठीक है। और तुम्हारी ओशियन करंट्स हैं, महासागरीय धाराएं। और आगे चलते हैं मृदा भूगोल पर। मृदा भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा भूगोल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी पर जो मिट्टी के ऊपरी संस्तर है या ऊपरी परत है जो कि बारीक या मैं कहूँ कि थोड़ी ककरीले रूप में पाई जाती है, असंगठित अवस्था में पाई जाती है, उसे हम मृदा कहते हैं, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी पर मृदा का विस्तार है, किसको छोड़कर? महासागरीय या जलीय जो इलाके हैं उनको छोड़कर। तो उनका वितरण जो है वो जलवायु और स्थानिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं रखती हैं। कौन? मृदा, ठीक है। आप देखेंगे कि जहाँ जैसे कि उष्णकटिबंधीय ये है जो है भूमध्यरेखीय जो क्षेत्र है, ठीक है, ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर वर्षा और तापमान पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब यहाँ की मृदा जो है वो उपजाऊ है, ठीक है। विभिन्न नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है और मैदानों में बिछा दी जाती है बाढ़ के रूप में, ठीक है ना। जब नदी में बाढ़ आती है तो जो नदी का बहाव क्षेत्र है वो फैल जाता है, जिससे मैदानों में वो जो नवीन मिट्टी बहाकर लाई जाती है नदियों के द्वारा वो बिछा दी जाती है, वो उपजाऊ मिट्टी होती है। तो वहाँ पर भी फसल और वन आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, वहाँ पर कृषि का विकास अधिक हुआ है। इससे ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तापमान
गिरता चला जाता है और ध्रुवों पर माइनस या नेगेटिव तापमान टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ पर जलवायु संबंधी जो दशाएं हैं वो विषम हैं। इसके कारण यहाँ पर कृषि का विकास भी नगण्य रूप में हुआ है या फिर कह दें कि नहीं हुआ है। और वन कोणधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। कोणधारी वन क्यों होते हैं? जिससे कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जल की बूंदों की बरसात होती है, वैसे उच्च अक्षांशों में बर्फ़ के रूप में बारिश होती है। क्योंकि वहाँ तापमान बहुत कम है तो बारिश की जो बूंदें हैं वो धरातल पर आते आते एक ठोस रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो ताकि वो बर्फ़ जो है वो पेड़ों पर और घरों पर ना जमे, इसलिए वहाँ के घरों का आकार भी कैसा बनाया जाता है? त्रिकोणीय अवस्था में, ठीक है ना। एक पिरामिड के आकार में उनकी छतों का निर्माण होता है। और पेड़ भी ऐसे ही होते हैं कोणाकार आकृति में, इसलिए उनको कहते हैं कोणधारी शंकुवन, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया मृदा भूगोल में कि किस प्रकार से मृदा पूरे विश्व में अलग अलग विशेषता लिए फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सिद्धांत या दर्शन शास्त्र। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं भौगोलिक चिंतन, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट। तो दार्शनिक में इसमें आप ले लेते हैं भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। भौगोलिक चिंतन में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जिन भी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को विकसित करने में अपना योगदान दिया है, अपने मत दिए हैं, उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? भौगोलिक चिंतन में। जैसा कि मैं अभी बताया कि आपको क्रमबद्ध उपागम और क्षेत्रीय उपागम, इन दोनों उपागमों को किसने दिया? क्रमबद्ध उपागम को दिया आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, और क्षेत्रीय उपागम को आपके दिया था कार्ल रिटर ने। तो इन दोनों ने भूगोल में जो अपने ये मत दिए, ये किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं? भौगोलिक चिंतन के, ठीक है ना। इससे आगे मानव पारिस्थितिकी। अब मैंने आपको पारिस्थितिकी बताया था। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो किसी परिवेश में या पर्यावरण में स्पीसीज का, या मैं कह दूं प्रजातियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी। अब मानव पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो मानव का उसके पर्यावरण में या उसके परिवेश में क्रियाकलापों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम मानव पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मेथड्स एंड टेक्निक, ठीक है ना, विधि और तकनीक। विधि और तकनीक के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: मानचित्र कला, भूसूचना, मात्रात्मक तकनीक और क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। मानचित्र कला, अब ये जो आपके चैप्टर हैं ये आपके संबंधित हैं मेथड एंड टेक्निक वाले आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से, ठीक है ना। तो आपके ये एक थर्ड पार्ट के रूप में है आपकी कक्षा 11वीं की जो पुस्तक है, तीसरी पुस्तक प्रयोगात्मक भूगोल। तो उसमें हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि मानचित्र कला में अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न स्थानिक प्रदेशों के मानचित्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी फसल का विवरण देना है तो उसके भी मानचित्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रक्षेपी मानचित्र होते हैं, अप्रक्षेपी मानचित्र भी होते हैं, संदर्श मानचित्र होते हैं, असंदर्श मानचित्र होते हैं। इन मानचित्रों को भी कई आधारों पर बांटा जाता है, मात्रात्मक आधार पर, गुणात्मक आधार पर, ठीक है ना। तो वहीं हम ज़्यादा विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। भूसूचना है, भूसूचना में हमें पृथ्वी संबंधित जो भी सूचना है, हम सैटेलाइट के माध्यम से जिन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं उनको भूसूचना में शामिल करते हैं। इसमें GIS, GPS, LIS, इन तीनों के मतलब फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिए थे पिछली कक्षा में। तो ये आप फुल फॉर्म याद रखने और विस्तृत रूप से मैं आगे बताऊंगा। मात्रात्मक तकनीक है, जैसे कि ये जो भूसूचना की तकनीक हैं, मानचित्र कला है, इसमें हम कुछ मेथड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हम कुछ विधियों का, फॉर्मूलाज का उपयोग करते हैं। उन फॉर्मूलाज का अध्ययन किसमें करते हैं? मात्रात्मक तकनीक में। अगला है आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि का मतलब हो गया, इसके अर्थ से ही पता चल रहा है, क्षेत्र का सर्वेक्षण जिस विधि से करते हैं उसे कहते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। अब यहाँ पर क्षेत्र का अर्थ एरिया से लगाया जा सकता है। एरिया छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या फिर काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो उन छोटे, बड़े और काफ़ी बड़े या सूक्ष्म, मध्यम, लघु स्तर के जितने भी एरिया होते हैं उनका अध्ययन अलग अलग विधियों से करते हैं। वो सारी विधियाँ किस में शामिल हो जाती हैं? क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि में।
इन विधियों को भी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आपकी प्लेन टेबल सर्वेक्षण विधि है, ठीक है ना। अगला आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रारंभ में जब भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा तो उस समय सारी भूगोल को यानी ऑल ओवर ज्योग्राफी को क्या मानते थे, भौतिक भूगोल, ठीक है ना। उस समय मानव भूगोल का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब आपको पता है कि पृथ्वी अपने आप में कोई परिणाम नहीं दे सकती जब तक कि मानव उस पर कोई क्रियाकलाप या कोई गतिविधि ना करे। मानव प्रकृति ने हमें क्या दिए, पेड़ पौधे दिए, ठीक है। मानव ने उनको काट कर क्या बनाया, बहुत सारे सांस्कृतिक या कहते हैं हम कि अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वस्तुएं बनाई, तब जाकर वो संसाधन के रूप में उनको मान्यता मिली। तो मानव भूगोल में किन किन विषयों को शामिल करते हैं भूगोल की, एक तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है, इसको मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। ऐतिहासिक भूगोल है, इतिहास से संबंधित है, इसको भी बता चुका हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि विभिन्न सभ्यताएं हैं, युद्ध हैं, तो वो सभ्यताएं किस परिप्रेक्ष्य से भौगोलिक घटकों के किनारे विकसित हुई, है ना। और उसके बाद युद्ध जो हैं वो सामरिक दृष्टि से होते थे, क्षेत्रीय विस्तार के लिए होते थे। फिर है जनसंख्या और बस्ती भूगोल। जनसंख्या भूगोल में आपको बता दिया था। बस्ती भूगोल में आप इसके कह सकते हैं अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें जनसंख्या का ही अध्ययन किया जाता है, वो भी किस रूप में किया जाता है, ग्रामीण और नगरीय। अब इसमें हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि अपने आसपास आप चाहे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, चाहे आप शहरी परिवेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो गांव पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखते थे कि गांव एक सीमित आकार में ही बसे हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा कि आपके कई गांव वाले शहरों में जाकर निवास करने लगे हैं, गांव छोड़कर शहरों में रहने लगे हैं। किसके लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, जैसे अच्छी शिक्षा है, चिकित्सा है, ठीक है ना, अच्छा माहौल देखने के लिए। और दूसरी बात हुई कि ग्रामीण जो इलाके हैं वो अब सीमित नहीं रह गए हैं, वो अब बाहर की ओर विस्तार करने लगे हैं। अब लोग गांव से बाहर की ओर अपने घर बनाने लगे हैं, तो ये भी चीज़ आप देख रहे होंगे, है ना। तो ग्रामीण और नगरीय, ये तो बात हो गई ग्रामीण की। अब नगरीय की बात है। अब ग्रामीण और नगरीय जो बस्तियां हैं उनको स्थापित करने में या उनकी स्थापना में भौगोलिक कारक या भौगोलिक घटक किस प्रकार उत्तरदायी हैं। वो किस प्रकार उत्तरदायी हैं कि आप देखते होंगे कि गांव जो हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हैं, या फिर किसी समतल उपजाऊ मैदान में बसे हैं, या फिर आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे बसे हैं, या फिर किसी रेलवे लाइन के किनारे बसे हैं, है ना, या फिर किसी तालाब, झील या किसी वन के किनारे बसे हैं। तो उनकी स्थापना में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भौगोलिक घटक का योगदान है। तो इस प्रकार से जनसंख्या और बस्ती भूगोल किस प्रकार भूगोल से संबंधित है, ठीक है ना। अब राजनीतिक भूगोल के बारे में आपको पता चुका था। बात करते हैं आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल में व्यापार है, पर्यटन है, सेवाएं हैं, ठीक है ना, और अवसंरचनाएं है आपकी। तो ये सारी चीज़ें भी आपके आर्थिक भूगोल में शामिल की जाती हैं, क्योंकि व्यापार में आप जानते हैं कि व्यापार के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की व्यापारिक संस्थाएं हैं, ठीक है ना। आसियान है, ठीक है, दक्षेस है, नाटो आप ले लो, ठीक है ना, यूरोपियन संघ ले लो, अरब कंट्री जो तेल उत्पादक देश हैं उनको ले लो। तो वो जो संस्थाएं बनी हैं वो कहीं ना कहीं भूगोल के संसाधनों को देखते हुए ही बनी हैं। पर्यटन है, पर्यटन के द्वारा किसी ना, जैसे कि कोई हिल स्टेशन है उसको पर्यटन के रूप में घोषित कर दिया। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दर्शनीय स्थल हैं उनको पर्यटन से जोड़ दिया। तो पर्यटन से इस प्रकार भूगोल जुड़ा हुआ है। परिवहन है, परिवहन आप देख रहे हैं, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है, पाइपलाइन परिवहन है, ठीक है। तो वो सारा भी परिवहन भूगोल के अंतर्गत आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर्विसेज हैं, इसमें आप पढ़ेंगे आगे चल के प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, आर्थिक भूगोल में। अब बात कर लेते हैं हम क्षेत्रीय उपागम के आधार पर। क्षेत्रीय उपागम के आधार पर कितने प्रकार हैं इसके, 4, ठीक है।
प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक तुम्हारा होगा विश्लेषण, प्रादेशिक योजना। अब प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर इसको 3 भागों में पुनः बांटा गया है। अब ये हैं सूक्ष्म, बृहत, मध्यम, सूक्ष्म। अब पहली बात है प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन का अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था क्षेत्रीय उपागम का अर्थ क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष में सारे के सारे जितने भी हमें भौगोलिक घटकों का अध्ययन करना है उनका अध्ययन उस क्षेत्र विशेष को आधार मानकर करते हैं। जैसे कि हमें भारत में जलवायु है, तापक्रम है, वर्षा है, ठीक है ना, इन सब का अध्ययन करना है तो हमें भारत की सीमा को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना होता है। तो उनको हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। एक तो स्थूल हो गए, स्थूल को हम कह सकते हैं ब्रॉड या बृहत, ठीक है। दूसरा होगा मीडियम, मध्यम। तीसरा होगा माइक्रो, सूक्ष्म, ठीक है ना। तो जैसे कि हम किसी महाद्वीप को ले लेते हैं, उसमें इन सारे भौगोलिक कारकों का अध्ययन करते हैं तो वो हो गया हमारा बृहद आकार का। मध्यम आकार का जैसे हम किसी देश को ले लेते हैं, ठीक है ना। और आपका तीसरा ले लेते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म में हम ले लेते हैं जैसे किसी भारत देश का कोई राज्य ले लिया, ठीक है ना, तो वो हो गया सूक्ष्म में प्रादेशिक अध्ययन। ऐसे ही आपका प्रादेशिक विकास है। आपने देखा होगा कि हम जिस समाज में रहते हैं वो उसमें कई वृद्ध लोग भी रहते हैं, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं कि बूढ़े बड़े लोग, ठीक है। तो उनकी सोच, धारणाएं, उनके रीति रिवाज, परंपराएं कुछ अलग हैं। और वर्तमान में हमारा जो शिक्षित समाज है उसकी सोच, तर्क वितर्क करने की बात कुछ अलग है। तो ये जो अंतर आया है ना, ठीक है ना, ये जो सकारात्मक या धनात्मक अंतर आया है इसी को हम किसके अंदर शामिल करते हैं, विकास के। अब विकास को किसी स्थान विशेष के संदर्भ में पढ़ते हैं तो उसको हम कह देते हैं प्रादेशिक विकास, ठीक है ना। उसके बाद है प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण के अंतर्गत आपके जैसे कि आर्थिक विकास होता है, शैक्षिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी प्रकार के विकास होते हैं उन सब का एनालिसिस करना या विश्लेषण करना क्या कहलाता है, किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, एरिया विशेष के संदर्भ में प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक योजना, इसका अर्थ हो गया कि मान लो हमें कोई शहर की स्थापना करनी है या हम कह दें कि किसी शहर को या गांव को एक सीमाबद्ध रूप में गठित करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके लिए हम जो सुनियोजित योजना बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रादेशिक योजना। जैसे कि मैं कह दूं कि हमें कोई कैनाल निकालनी है, ठीक है, तो कैनाल हम किन किन एरियाज से होकर निकलेगी, कैनाल मतलब नहर, ठीक है, जैसे कि किन किन एरिया से होकर निकलेगी, तो इसकी एक प्लानिंग बनाना, रूपरेखा बनाना, वो क्या कहलाता है, प्रादेशिक योजना। अब ये 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण और शहरी। तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं है। अब ग्रामीण विकास के बारे में योजना बनाना वो ग्रामीण प्रादेशिक योजना कहलाती है और शहर के बारे में बनाना वो प्रादेशिक शहरी योजना कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की शाखाएँ। भूगोल की शाखाएँ 2 आधार पर, एक तो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, क्षेत्रीय उपागम के आधार पर, ठीक है ना। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर 4 प्रकार हैं, क्षेत्रीय उपागम के आधार पर भी 4 प्रकार हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, इन चारों भूगोलों के बीच में, ठीक है, इन सब के क्रियाकलापों के फलस्वरूप एक अन्य भूगोल का जन्म होता है, वो है जैव भूगोल, ठीक है। अब मैंने कहा है यहाँ पर इंटरफेस या अंतरापृष्ठ जैव भूगोल। इसका मतलब यह है कि भौतिक भूगोल, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, विधि या तकनीक, मानव भूगोल जो हैं, तो यहाँ से लगाकर मानव भूगोल तक जितनी भी इसकी सब ब्रांचेज हैं इनके क्रियाकलापों से जो कुछ भी संबद्ध है वो सब किसमें शामिल होता है, जैव भूगोल में। या मैं कह दूं कि
इन घटकों का या इन विषयों के अध्ययन का जिन जिन भौगोलिक अन्य कारकों पर प्रभाव पड़ता है वो किसमें शामिल किए जाते हैं, जैव भूगोल में। अब जैव भूगोल में आप देखिए, ऊपर ही निशान लगा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि प्राणी भूगोल है, ठीक है, आपके वनस्पति भूगोल है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं प्राणी भूगोल और वनस्पति भूगोल, इनको मैं पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में जब मैंने एकीकृत वो पढ़ाया था भूगोल, उसमें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं साइड में हो जाता हूँ। आप इस अंतरा पृष्ठ जैव भूगोल में पर्यावरण भूगोल को भी शामिल कर सकते हो, पादप भूगोल को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है। पारिस्थितिकी भूगोल आपका इसमें मैंने बता ही दिया था। देखो अब आपका चैप्टर तो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। आपका चैप्टर तो पूरा हो चुका है। अब जो कॉमन सामान्य सी चीज़ रह गई है कि भूगोल में भौतिक भूगोल का महत्व, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंस है ना, ज्योग्राफी मतलब भूगोल की मैं दो शाखाएं बताई थी ना मुख्यतः, एक तो मानव भूगोल बताई थी, एक भौतिक भूगोल बताई थी। भौतिक भूगोल का अध्ययन आप इस कक्षा 11 में करेंगे और मानव भूगोल का अध्ययन आप कक्षा 12वीं में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। अब जो बचा है कि भौतिक भूगोल का महत्व, उसे आप अपनी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि महत्व का अर्थ हो गया कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसका एक तरह से मैं कह दूँ कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष या सार, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, ठीक है।